So welcome back once again. Myself Pransu Kumar Pathak, and we are discussing about CSIR. मतलब कि सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ CSIR. तो पहला पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था. अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का. तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्स के क्या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. सबसे पहले तो आपको मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखना है. मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं, है ना. स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, कितने मॉडल और बहुत रॉबर्टसन मॉडल है और भी बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, है ना. तो कौन कौन से मॉडल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ये आपको ऊपर में बहुत अच्छे से मिलेगा. और आपको अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स पढ़ने हैं तो कार्प भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. ठीक है, लिपिड बाइलेयर and membrane protein diffusion, osmosis, ion channels, active transport, membrane pumps, mechanism of sorting and regulation of intracellular transport and electric membrane. इस सारा टॉपिक आप कहाँ से पढ़ें, तो मेरे अनुसार से अगर पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कवर करो कार्प इज योर स्टैंडर्ड बुक. अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो आप हमें पार्टिकुलरली मेल कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड दैट बुक. और अगर किसी को भी यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन फ्रीली आस्क मी ऑन माई कमेंट बॉक्स. आप जब पूछोगे तभी मैं आपको बताऊंगा. जब तक आप कोई चीज़ हमसे पूछोगे नहीं, मैं कुछ नहीं बताने वाला. तो दैट इज़ योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल बायोलॉजी, दैट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स. जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे बनते हैं, खास करके ये जो न्यूक्लियस देख रहे हो, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरिऑक्सीसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल, टोनोप्लास्ट एंड सो एंड सो फोर्थ. सो खास करके इसमें न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. दीज आर दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. So endomembrane system and membrane trafficking is another very important topic that you can understand. Okay, साइटोस्केलेटन से क्वेश्चंस हर बार पूछते हैं. कैसे मोटर प्रोटीन कैसे काम करते हैं, है ना. तो ये सारे साइटोस्केलेटन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. ओके, अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोजोम. ये मैंने ऑलरेडी कवर अप कर रखा. ओपेरोन क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है ना. इंटरप्रेटेड जीन क्या होता है, जीन फैमिली क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाटीन एंड क्रोमोजोम, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन एंड ट्रांसपोजोन्स. ट्रांसपोजोन्स को क्या कहते हैं, जंपिंग डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये जंप करते रहता है जिनोम में, कहीं जाके इंटीग्रेट हो जाता है. यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज हो जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में चेंज कर जाता है. इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के कारण ऐसा होता है. तो इसको आपको पढ़ना है. एपिजेनेटिकल फेनोमेना है. एपिजेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन की स्टोरी को जानने की कोशिश करोगे. ठीक है, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये कैसे होती है, यूक्रोमेटिन क्या होती है, जो फंक्शनल है, जो जीन को एसेस करने का मौका देती है. ठीक है, वहाँ से जीन क्या होगा, आरएनए में कन्वर्ट होगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और वो पार्टिकुलर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट को गवर्न करेगा. अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियोसोम आके बाइंड कर जाएगा, सच हो कि न्यूक्लियो जैसे यहाँ पे बाइंड किया, तो क्या वो एसेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो वो चीज़ को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, जहाँ पे जो कि जीन क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है, वो फंक्शन में नहीं है, तो वो हेट्रोक्रोमेटिन में. लेकिन वो जीन जब रिमॉडलिंग होगी, जब हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा, तो मे बी वो फंक्शन कर सकता है. ऐसे कई ऐसे चीज़ें जीन्स ऐसे डिस्कवर किए गए हैं जो न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग के कारण डेवलप हुए हैं. तो वो अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. मगर हाँ, मैं चीज़ों को इसलिए डिस्कस करते जा रहा हूँ, मे बी एक ही पार्ट में मैं आपको इसका सिलेबस को डिस्कस करूँ, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाए कि ये सिलेबस कहता क्या है, क्यों पढ़ना है ये चीज़ें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कम टू द सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. अब आप ही बताओ, जब ये एग्जाम, जब आप डीबीटी का एग्जाम अभी दे करके आ रहे हो, क्या इससे क्वेश्चंस नहीं आए थे? बिल्कुल आए होंगे. क्या आप जब भी आप एग्जाम, इतनी बार आप लोगों ने एग्जाम दिया, बताओ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो ऑफकोर्स फॉर दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको कवर करना ही करना है. माइटोसिस है, मेयोसिस है, दियर रेगुलेशन कैसे होते हैं ना, स्टेप्स इन सेल साइकिल, और कैसे सेल साइकिल कंट्रोल होता है, वेरियस चेक पॉइंट्स, कैसे किस में कहाँ पे कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, कैसे रेटिनोब्लास्टोमा का स्टोरी पढ़ना है आपको, G1 फेज से G2 फेज में कैसे ट्रांजिशन कैसे होता है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेल साइकिल के अंदर. तो ये सारे सीधे साइक्लिन है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज हैं,
उनके क्या रोल हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पढ़ते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। तो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी जैसे ग्रोथ, यील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रेटजी ऑफ सेल डिवीजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, ये मेरे लिए मैंने नहीं देखा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा CSIR का क्वेश्चन पूछा है, तो ये पॉइंट आप मिस भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो अगर 2020 के लिए आप तैयारी कर रहे हो। लेकिन हाँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि ये CSIR के सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, मगर हाँ मैंने इस सेक्शन से CSIR में क्वेश्चंस बहुत ही कम देखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं फंडामेंटल प्रोसेसेस पे। तो फंडामेंटल प्रोसेसेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे DNA रेप्लिकेशन, DNA रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है DNA रेप्लिकेशन। आई थिंक आई हैव कवर्ड ए लॉट अबाउट DNA रेप्लिकेशन। अगर वहाँ से आप पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको DNA रेप्लिकेशन में कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप हमारे वीडियो चैनल में जाएं और रेप्लिकेशन पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पे आप पढ़ो। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें होंगी, एंजाइम्स होंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क होगा, सारा चीज़ होगा, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन कहलाएगा पूरा। एंजाइम इन्वॉल्व, DNA रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम बेसिकली इन्वॉल्व है, ठीक ना। रेप्लिकेशन ऑरिजिन कैसे होती है रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या कहलाता है, फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, कि जो न्यूक्लियोटाइड वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है रेप्लिकेशन के दरमियान वो कितना परसेंट फिडल है, मतलब कितना परसेंट एक्यूरेट है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होना चाहिए DNA रेप्लिकेशन में। डिफरेंट प्रोटीन में उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होगा तो चलेगा, मगर DNA रेप्लिकेशन में अगर फिडेलिटी कम गई ना तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है। पूछो क्यों, इसको अगर आप अलग से आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो हम आपको समझाएंगे कि DNA में अगर एक बेस चेंज हो गया तो जरा यहीं पे सोचो कि क्या हो सकता है। DNA में चेंज होगा, एक बेस चेंज होगा, और कोड तो ट्रिपल कोड का होता है ना, तो कोड में क्या है, एक ही tRNA कई कोडोन को रीड करता है, तो वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन फिडेलिटी जब DNA में चलोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। DNA का एक बेस पेयर चेंज होने के कारण बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन ये कैसे होता है, जब DNA डैमेज होता है तो DNA कैसे रिपेयर होते हैं, उनके मैकेनिज्म भी आपको समझने हैं। होमोलोगस एंड साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा वेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके बाइनरी वेक्टर सिस्टम में। हम इसी होमोलोगस पेयर को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। एग्रोबैक्टीरियम के केस में क्या है, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर हम जान के रखते हैं ताकि वो जब प्लांट में जाए तो वो बॉर्डर मैच करे और वहाँ से फिर वो सफल करके क्या हो जाए, प्लांट के जीनोम में जा करके इंटीग्रेट कर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे अट्टा साइट है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। जैसे गेटवे क्लोनिंग मेथड में हम लोग यही यूज़ तो करते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। तो बहुत सारी चीज़ें का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप जब तक नहीं पढ़ोगे ना तब तक कुछ नहीं होना है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन आजकल का है वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। रट्टा मार के जाओगे, कोई क्वेश्चन क्लियर करके नहीं आओगे, क्योंकि आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिकॉज अब हमारी साइंस प्रैक्टिकल चाहिए, अब हमारे गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए। नो, यू आर गेटिंग 31,000 आफ्टर योर JRF और आपके पास कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, प्रैक्टिकल सोच नहीं है, तो आपको क्यों दे JRF, आपको क्यों JRF चाहिए, नहीं चाहिए ना। आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाओ तभी आपको गवर्नमेंट कुछ करेगी, ठीक है। तो RNA सिंथेसिस है एंड प्रोसेसिंग है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, मशीनरी, और इस सारा चीज़ पढ़ने के लिए मैं आपको कहूँगा गैरेट एंड गैरिसन फॉलो करो। यहाँ पे मैं लेलिंजर नहीं बोल रहा, क्योंकि गैरेट एंड गैरिसन में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एक स्टोरी के रूप में लिखा गया है। अगर अगेन ये बुक आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल प्रोवाइड दैट बुक, ओके। सो अपना ईमेल आईडी छोड़िएगा, आई विल फॉरवर्ड देयर फ्रॉम, ओके। जब कोई आपको कोई बुक्स चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में डालेंगे और लिखेंगे कि ये बुक चाहिए, पार्टिकुलरली आप पूरा कमेंट लिखेंगे, तभी हम आपको मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट्स इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ओके। सो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर क्या होता है, रिप्रेशर क्या होता है, RNA पॉलीमरेज क्या होता है, कैपिंग कैसे होती है, टेलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलोंगेशन कैसे हो रहा है, टर्मिनेट कैसे कर रहा है, RNA प्रोसेसिंग कैसे होती है, RNA एडिटिंग कैसे होती है, स्प्लाइसिंग कैसे होती है, पॉली एडेनाइलेशन, यही मैं कर रहा हूँ, पॉली टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट RNAs एंड डिफरेंट RNA ट्रांसपोर्ट्स, कैसे सारे RNA ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में कौन सा RNA है,
राइबोसोमल आरएनए। और सबसे इम्पॉर्टेंट आरएनए कौन सा है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैसेंजर आरएनए। ओके, सो मैसेंजर आरएनए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटीन कोड करता है और प्रोटीन को किसी न किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब देखिए प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं एंड प्रोसेसिंग। तो आपने अभी भी पढ़ा कि आरएनए में जो मैसेंजर आरएनए है वही इंपॉर्टेंट है किसी प्रोटीन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, है ना, initiation factors and their regulation, elongation factor, termination, genetic code। भैया जेनेटिक कोड अगर कोई बच्चा बढ़िया से नहीं पढ़ के गया ना तो मैं डंडे मारूंगा कसम से। बहुत मुझे गुस्सा आएगा जब आप यहाँ से क्वेश्चंस करके नहीं आएंगे। जेनेटिक कोड से हर बार क्वेश्चन पूछता है CSIR और यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। मैं भी बहुत बार गलती किया और अब मुझे समझ में आता है कि नहीं, जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लें। अमीनो एसाइड tRNA क्या होता है, tRNA आइडेंटिटी क्या होती है, अमीनो एसाइड tRNA सिंथेटेज क्या होते हैं। तो मतलब कि ये कहने का मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस आप बहुत अच्छे से पढ़ो। तो अभी मैंने क्या कहा, DNA सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ से हो गया। अब है ये सारी चीज़ें बन गई, तो बनने के बाद क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल लेवल। जीन एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और जीन का एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्ट लेवल पे भी होता है और ट्रांसलेशन लेवल पे भी होता है। ये कैसे, जरा सोचो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब कोई DNA है RNA बना दिया तो वो प्रोटीन भी बना। सेल के अंदर ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि अगर कोई सेल है तो वो सेल अगर मैसेंजर RNA बना सकता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट हो जाए। इसे कहते हैं अबॉर्टिव ट्रांसलेशन, क्योंकि जैसे ही RNA पॉलीमरेज वहाँ पे बाइंड करता है प्रोटीन बनाने के लिए, तो राइबोसोम साइट पे जैसे ही बाइंड करता है तो वो प्रोटीन नहीं बनाता है। अब उसको कहते हैं अबॉर्टिव ट्रांसलेशन, मतलब अबॉर्ट कर जा रहा है। RNA मैच्योर नहीं है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर प्रॉपर RNA मैच्योर RNA नहीं बनता है, कैपिंग टेलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो क्या वो प्रोटीन दे पाएगा? नहीं। क्यों, कैसे? वो जैसे, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही थी, न्यूक्लियस में चल रही थी। अब न्यूक्लियस से आ रहा है वो साइटोसोल में, साइटोसोल में जैसे ही जाएगा तो बहुत तरह के ऐसे एंडोन्यूक्लियेजेज होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियेजेज होते हैं, प्रोटीएजेज होते हैं जो कि उसे डिग्रेड करने के लिए पूरी तरीके से सेना लेके हाजिर रहते हैं। अगर वो प्रॉपर ग्रूम नहीं हुआ हो, अगर, अच्छा दूल्हे को कब देखना लोग पसंद करते हैं, जो पार्टिकुलरली वो बहुत अच्छे से ग्रूम किया हुआ हो। ऐसे नंगे पुंगे खड़ा हो जाएगा तो क्या कोई उसको दूल्हा मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हुई। तो जब प्रोसेसिंग नहीं होगी उस जिस RNA की, वो प्रोटीन बनाने के लिए लेबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहा, कोशिश कर रहा कि आपकी ग्रूमिंग कर सकूं, आपको वो सारी चीज़ें दे सकूं जो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जानने के कारण आपको नहीं मिल पा रहा हो। तो मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि आपको पढ़ाना है, मेरा मेन मोटो ये है कि आपको तैयार करना है। जो बच्चा मेरा सिर्फ सिलेबस देख लेगा ना, वो जान जाएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक इज ऑलवेज अप्लाइड फॉर दैट स्टूडेंट यू आर इन MSc, और MSc में हो तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, और MSc पार कर गए हो, अब 1-2 महीना बच रहा है, एग्जाम देना है, तो जैसे भी पढ़ना है यार पढ़ो, मगर टॉपिक कवर करो। मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ अच्छे स्टूडेंट्स वही होंगे जो इनको शुरू से अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से इसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फाज, हाँ देखो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि फाज में मॉलिक्यूलर रेगुलेशन कैसे होता है, लैक्टिक साइकिल से लाइसोजेनिक कैसे जाता है। अगर नहीं देखे हो तो देख लो जाकर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायरसेस, वायरस में कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशंस, रोल ऑफ क्रोमेटिन एंड। अब पूछो कि ये कहाँ से पढ़े, तो जीन एक्सप्रेशन के लिए सबसे अच्छा बुक जो है वो वाटसन की है, और जीन एक्सप्रेशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वाटसन की बुक फॉलो करें। वाटसन इज द बेस्ट बुक फॉर योर जीन एक्सप्रेशन स्टडीज। और वाटसन के लिए तो आप एक पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ए पोर्शन जो फंडामेंटल प्रोसेस है, DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, सिंथेसिस, वाटसन से पढ़ सकते हो। तो वाटसन, गैरिट एंड गैरिसम फॉर योर व्हाट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन खत्म होता है। तो आई थिंक इस पार्ट पर अभी हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल कम्युनिकेशन पे, सेल सिग्नलिंग पे बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर पेइंग योर अटेंशन फॉर पार्ट 2। आई विल बैक सून एज पॉसिबल इनटू द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।